बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, आज तीसरा दिन है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म कह लें, सरदार तनवीर इलियास को नाअहल हुए अदालत के ख़िलाफ़ बयान दिया और अदलिया ने उसको उस बयान पे तलब किया। बयान ये था कि तामीर और तरक्की की राह में अदलिया रुकावट है, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे स्टे ले लेती है और उस स्टे की वजह से लोगों का, अवाम का, रियासत का नुकसान होता है। अदालत आलिया में पहुंचकर सरदार तनवीर इलियास ने जो पूछा गया उन्होंने हाँ किया, जवाब दिया, जी ये बयान भी मेरे हैं, ये बात भी मेरी है और इन सब की मैं माज़रत भी चाहता हूँ। 3 दफ़ा उन्होंने माज़रत भी की और जो अपने बयान थे वो एक्सेप्ट भी किए, लेकिन अदालत ने उन्हें मौका नहीं दिया और उनके साथ ऐसा सलूक किया जैसा एक चपरासी के साथ किया जाता है, उनको नाअहल कर दिया। इसी हवाले से उनकी दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में अपील थी, वो भी खारिज हो गई और वो भी काम ना आई। मैंने इस 2-3 दिन के दौरान आम रास्ते में चलते हुए बाज़ारों में, होटलों में, ऑफिसेज़ में लोगों से पूछा, हर उस शख्स से जो सियासत में दिलचस्पी रखता था, हर उस आदमी से जो समाजी और सियासी शऊर रखता था कि ये फ़ैसला कैसा है। ये नहीं कि मैंने किसी पीटीआई के कारकुन से पूछा, मैंने नून लीग पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासी रहनुमाओं से भी बात की। सब ने मुश्तरका तौर पे एक ही जवाब दिया कि ये जो फ़ैसला है ये इंतहाई अफसोसनाक है, गलत है और ये नहीं होना चाहिए था। सबका मिला जुला ये तासुरात इसी तरह के थे कि अदालत को मौका देना चाहिए था, सरदार तनवीर इलियास अपनी सफाई पेश करते, उनके वकला पेश होते और ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस देकर, वार्निंग देकर उन्हें मौका दिया जाता। लेकिन इसके साथ फिर वही सियासी रहनुमा, वही समाजी लोग एक और बात भी करते रहे कि ये फ़ैसला कहीं और से हुआ, ये फ़ैसला आज़ाद कश्मीर की अदलिया का नहीं है, इनको दबाव था या इनके पीछे किसी का हाथ है। वो एग्ज़ाम्पल देते हैं कि कश्मीर के अंदर माजी में भी ऐसा होता रहा है और अब भी हुआ कि सरदार तनवीर इलियास ने पिछले कुछ अरसे से कश्मीरियों की बात करना शुरू की थी, कश्मीरियों के स्टेटस की बात करना शुरू की थी, कश्मीरियों की जो जद्दोजहद आज़ादी है उस पे बात करना शुरू की। हिंदुस्तान, मोदी सरकार जो कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा है उस पे बात की और इस तरह से वो कुछ हलकों के साथ आमने सामने थे। अंदरूनी खाना बकौल ख़ुद तनवीर इलियास उन्हें बहुत दफ़ा रोका गया, कहा गया, समझाया गया कि ये हद ना क्रॉस करो, तो उन्होंने कहा कि हम कश्मीरी हैं, हम सौदा नहीं करेंगे, हम अपनी गैरत मरने नहीं देंगे। ये कुछ इस तरह की बातें थी कि फिर उनके लिए आस्ता आस्ता वो जो दायरा था वो तंग होता गया। और ये भी है कि मौके की तलाश में थे क्या सियासी लोग, क्योंकि हमारे यहाँ तो मीर जाफ़र और मीर सादिक अज़ल से पैदा होते आए हैं। यहाँ क्या सियासत के अंदर ख़रीद कर अदम एतमाद पेश कर दी जाती है, लोगों को ख़रीद कर उन्हें वक्ती लालच, मुफाद देकर तख्ते उलट दिए जाते हैं, किसी की वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जाता है, किसी की ऑडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जाता है और किसी को किसी और वजह से ब्लैकमेल कर दिया जाता है। ये ब्लैकमेल का खेल यहाँ बरसों से जारी है। उसी डर से या उसी के पेश नज़र तनवीर इलियास की को बहुत दफ़ा कोशिश की गई कि इसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश किया जाए, लेकिन वो कुछ ताकतवर थे, सरमाया था, नाकाम हुई अपोजिशन और फिर वो भी अपने उस रवैये से, उस रवायत से पीछे नहीं हटे। उनकी भी कुछ अल्फाज ऐसे थे कि जहाँ उन्हें चाहिए था कि इसका ख्याल रखते तो उन्होंने ख्याल नहीं रखा। फिर उन्होंने जब ये कहा कि हम कुछ ऐसी तरमीम करेंगे, कुछ ऐसी तब्दीलियाँ करेंगे कि ये जो अदालत है ये फ़ैसले ऐसे ना दे सके, इस तरह से स्टे ना हो सके, और ये बात करते ही उन्होंने अपने पाँव पे या कुल्हाड़ी मारने वाली बात कर लें,
हल्की सी, या फिर बैल के आगे गए। ये एक तो ये होता है कि आप बैल मुझे मार, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बैल मुझे मार, बल्कि ये जो अल्फाज थे ये इस हद तक थे कि वो बैल के सामने गए और उसने टक्कर मार दी। फिर मौका मिला और उनको नाअहल कर दिया। तो इसके ख़ास जो बात करनी थी कि आज तीसरा दिन है, नाअहल हुए, लेकिन अभी तक आज़ाद कश्मीर के किसी शहर से, मुज़फ़्फ़राबाद में छोड़कर क्योंकि वो दारुल हुकूमत है और कुछ कारकुन वहाँ निकले, किसी भी शहर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं निकले, एहतजाज नहीं रिकॉर्ड किया गया। ज़रूरी नहीं कि सब मुज़फ़्फ़राबाद जाते, ये लोग अपने अपने शहरों में बाग, रावलाकोट, अब्बासपुर, मीरपुर, दीगर जो छोटे मोटे शहर हैं उनसे निकल कर एहतजाज करते और ये इज़हार यकजहती करते तन्वीर इलियास के साथ। मगर देखने में ये आया है कि ये जो कारकुन थे ये इस कदर मुफाद परस्त थे, इनके अंदर कोई नज़रिया, कोई मोहब्बत, कोई हमदर्दी नहीं थी कि ये बिल्कुल भी अपनी जगह पे स्टिल रहे और तन्वीर इलियास बेचारे खुद ही चंद सौ लोगों को लेकर ये उसी तरह से डायलॉग बोलते रहे और ये कहते रहे कि हम देखेंगे कि ये जुल्म कहाँ तक जाता है। लेकिन मुझे इसका कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आता। मुझे ये लगता है कि तन्वीर इलियास की सियासत ख़त्म और अब वो मज़ीद, क्योंकि उनकी हमायत उस तरह से नहीं है, कुछ कर नहीं पाएंगे। ये मेरा एक तज़िया है कि मैं ये कहता हूँ कि ऐसा लग रहा है। और दूसरी तरफ उनकी जगह जो हल्का वस्ती बाग की सीट खाली हुई है, इसमें अगर इलेक्शन 90 दिन के अंदर होते हैं तो यहाँ एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून, ये तीन बड़ी सियासी जमातें हैं, इनके जो रहनुमा हैं उन्होंने फिर से तैयारी शुरू कर दी। हल्के फुल्के वेस्ट कोट सिलवा कर कुछ सोशल मीडिया के अंदर बयानात देने शुरू कर दिए। ये कबल वक्त है कि कुछ कहा जाए कि कौन कैसा रहेगा, कौन सी जमात कैसी रहेगी, क्योंकि यहाँ इलेक्शन तो होते नहीं हैं। यहाँ अवाम सिर्फ मार खाती है, सुबह से शाम तक लाइन में लगती है, वोट देती है, शाम को फैसला किसी और के हक़ में आता है। ग्राउंड का तजिया कुछ और होता है, लेकिन जो बैलेट बॉक्स का तजिया है वो शाम को कुछ और निकलता है। इसलिए देखते हैं आने वाले वक्त में हल्का वस्ती बाग से एक दफ़ा फिर से इलेक्शन का दंगल होगा और उसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बात की बात है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि तन्वीर इलियास के साथ इज़हार हमदर्दी आम आदमी की भी उतनी है जितनी उसके कारकुन की है। सबको लगता है जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, गलत फ़ैसला हुआ और अपने मुफाद की खातिर वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे बैठने वाले ओहदे को इस तरह से ट्रीट किया गया जैसे एक आम आदमी, चपरासी, पीएन या किसी आम मुलाज़िम को किया जाता है। इकबाल जिंजवा को अगली डेवलपमेंट तक असल बात से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।